हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की विज्ञान का 12वां चैप्टर ध्वनि। तो ध्वनि के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के माध्यम से पहुंचती है। तरंगे वेव्स ये क्या होती हैं, इनके क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, क्या भाग होते हैं। तरंगों को हम अलग अलग शब्दों से डिफाइन करते हैं, तो वो क्या क्या शब्द हैं, क्यों हम जान पाते हैं कि ये बच्चे की आवाज़ है, ये किसी महिला की आवाज़ है, हम ये विभेद कर पाते हैं। तो ऐसा क्या गुण होता है तरंगों में जिससे हम ये विभेद कर पाते हैं। हम ये भी जान लेते हैं कि ये आवाज़ तो बहुत मृदु है, बहुत सॉफ्ट है, और ये आवाज़ बहुत कर्कश है। इस तरह से हम अलग अलग विभेद कर लेते हैं। तो क्या ध्वनि में ही ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से हम ये विभेद कर पाते हैं, अलग अलग तरह की ध्वनि को पहचान पाते हैं। तो ध्वनि में क्या क्या गुण होते हैं, उनके लिए तरंगों में कौन कौन सी शब्दावली को हम प्रयोग में लेते हैं, तरंगों को डिफ़ाइन करने के लिए उनके क्या क्या अभिलक्षण होते हैं, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में लेते हैं। तो ध्वनि के कौन कौन से अभिलक्षण होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उसको जानते हैं। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमने पढ़ लिया था कि ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, जो माध्यम से होकर प्रगमन करती हुई संपीड़नों और विरलनों से बनी होती है। संपीड़न होते हैं, विरलन होते हैं, तो इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ये संपीड़न वाला भाग होता है और ये विरलन वाला भाग होता है। तो ये एक तरंग का रूप हो गया। इसी तरह से वो संपीड़न विरलन बनाती हुई आगे बढ़ती जाती है। तो निम्नलिखित पदों से हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। इसमें क्या क्या पद आ जाते हैं, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ क्या होती है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल टाइम पीरियड, आयाम एम्पलीट्यूड और वेग स्पीड। ये जो 5 टर्म्स हैं ये तरंगों को डिफ़ाइन करने में हमारी मदद करेंगे, और फिर हम समझ पाएंगे कि इनके अलग अलग जो अभिलक्षण हम देखते हैं, जो विभेद करते हैं इनके अलग अलग ध्वनियों को, तो उनको भी हम आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले है तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ क्या होता है, 2 क्रमागत संपीड़नों तथा 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य को समझाने के लिए देखो अलग अलग तरह की परिभाषा है, तो सभी को हम पढ़ लेते हैं, फिर समझ लेते हैं कि वेवलेंथ क्या है। न्यूनतम दूरी जिसमें ध्वनि तरंग अपनी पुनरावृत्ति करती है तरंग दैर्घ्य कहलाती है। यह संपीड़न और समीपवर्ती विरलन की सम्मिलित लंबाई उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे ग्रीक वर्ड लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो अक्षर बनता है उल्टा y, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, लैम्बडा पढ़ते हैं। इसकी ऐसा यूनिट मीटर है। तो तरंग दैर्घ्य क्या हुई, देखिए ये एक तरंग हमने बनाई, यहाँ से ये उत्पन्न हो रही है और यहाँ से एक संपीड़न आ गया और एक विरलन आ गया, यहाँ पे ये ख़त्म हो गई। तो ये जो दूरी है जहाँ से ये शुरू हुई थी और ख़त्म हुई है, ये कहलाती है लैम्बडा, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो हर परिभाषा को हम ऐसे समझ सकते हैं। फिर इसके बाद अगला संपीड़न शुरू हो जाएगा और फिर अगला विरलन शुरू हो जाएगा। तो न्यूनतम दूरी जिसमें संपीड़न ध्वनि तरंग अपनी पुनरावृत्ति करती है, यहाँ से वापस क्या शुरू हो जाएगी, यहाँ से पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग जो ध्वनि है, जिसकी कोई किसी की छोटी हो सकती है तरंग दैर्घ्य, कोई बना सकते हैं जिसमें बहुत बड़ी हो सकती है तरंग दैर्घ्य। तो इस तरह से अलग अलग तरंग दैर्घ्य हो सकती है अलग अलग ध्वनि की। तो तरंग दैर्घ्य क्या है, संपीड़न और उसके समीपवर्ती विरलन की सम्मिलित लंबाई तरंग दैर्घ्य है, उसकी तरंग दैर्घ्य। तो हम समझ गए तरंग दैर्घ्य क्या है, एक संपीड़न बनाएगी और एक विरलन बनाएगी। तो वहाँ स्रोत से लेके जहाँ तक उसकी विरलन खत्म होता है वो लंबाई कहलाएगी लैम्बडा कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। अब इसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं, 2 क्रमागत संपीड़नों। अब ये यहाँ से भी हम शुरू करेंगे, अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करके क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो ये भी वही वेवलेंथ हो गई। किसी भी तरह से इसको दे सकते हैं, 2 क्रमागत विरलनों, तो यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो ये दूसरा विरलन यहाँ तक आएगा, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, तो ये भी लैम्बडा कहलाएगा। ठीक है। तीसरा है
न्यूनतम दूरी जिसमें ध्वनि तरंग अपनी पुनरावृत्ति करती है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रही है, तो यहाँ से उसकी वापस पुनरावृत्ति शुरू हो रही है, तो ये वाला लैम्बडा हो गया, ये तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। तो सभी परिभाषाएं सही है और सभी तरह से तरंग दैर्घ्य को हम समझ सकते हैं। तो जो भी आपको सुविधाजनक लगे, सरल रखे, वो ये परिभाषा आप याद कर सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि क्रमागत संपीड़न का मतलब क्या है, क्रमागत विरलन का मतलब क्या है, या संपीड़न और समीपवर्ती विरलन से क्या मतलब है। जब एक कर्व ऊपर का बन रहा है और एक कर्व नीचे का बन रहा है, अगर हम आधा आधा ले रहे हैं तो ये आधा कर्व इसका लिया, तो अगले संपीड़न का भी आधा कर्व लेंगे तो वो मिलकर पूरा हो जाएगा। बात वही है, तो वही तरंग दैर्घ्य है। तो समझ गए होंगे कि तरंग दैर्घ्य क्या है, जो इस तरंग को, ध्वनि तरंग को बताती है। हमको समझने के लिए हम चित्र बना के इसको आसानी से समझ सकते हैं कि लैम्बडा क्या है। और इसकी एसआई यूनिट, क्योंकि ये दूरी को बता रही है, तरंग दैर्घ्य किसको बता रही है, दूरी को बता रही है, तो इसकी एसआई यूनिट भी मीटर है। ठीक है। दूसरा है आवृत्ति। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी शब्द का अगर हमने कभी इस्तेमाल किया है कि, तो फ्रीक्वेंसी हमको बताता है नंबर्स के बारे में, कितनी बार। देखिए, शब्द हमें उस दर को बताता है जिसमें तरंगें अपने स्रोत से उत्पन्न हो रही है, यानी कितनी बार ये जो संपीड़न विरलन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, तो हम जान पाएंगे कि उसकी आवृत्ति कितनी है। जितनी बार होगा उतनी ज़्यादा उसकी आवृत्ति होगी। एक सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में कितनी तरंगें पैदा हो रही है, यानी कि एक ये स्रोत है, ये स्रोत समझ लिए यहाँ से, तो यहाँ से एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही है, कितनी तरंगें उत्पन्न हो रही है, वो बताएगी आवृत्ति। ठीक है। हम जानते हैं कि पूर्ण तरंग मतलब क्या हो गया, एक पूर्ण कंपन। पूर्ण तरंग का मतलब एक संपीड़न और एक विरलन, तभी उसको माना जाएगा कि वो पूर्ण तरंग है। बिना संपीड़न विरलन के तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा ही नहीं सकेगी। तो ध्वनि तरंग का मतलब एक संपीड़न और एक विरलन, तो उसको मानेंगे एक पूर्ण तरंग, जो कि एक पूर्ण कंपन के बराबर है। तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यहाँ से जब स्रोत से उत्पन्न हो रही है तो ये कितनी, एक सेकंड में कितनी तरंगें उत्पन्न हो रही है, वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है। तो एक टर्म हमने पढ़ी तरंग दैर्घ्य, जो कि हमें दूरी बता रही है, लैम्बडा से हम उसको बता रहे हैं। दूसरी पढ़ी हमने आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तो ये और इसके बारे में पढ़ते हैं कि तरंग की आवृत्ति निश्चित होती है। ठीक है। और तब भी परिवर्तित नहीं होती जब वो विभिन्न पदार्थों से होकर गुजरती है। ये तरंगों की विशेषताएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जिसे HZ से लिखा जाता है। एक HZ बराबर एक दोलन, एक कंपन प्रति सेकंड। ठीक है। इसे न्यू से एक्सप्रेस करते हैं। ये आपको देखने में V जैसा लगेगा, लेकिन ये V नहीं है। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, न्यू से प्रोनाउंस करते हैं। तो थोड़ा सा इसका शेप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि V में और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो हम इसको न्यू से व्यक्त करते हैं। तो ये आवृत्ति है। तो देखिए, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल, जैसे कि ये यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये एक सेकंड में इतनी दे पाई, और एक सेकंड में अगर हम नापेंगे तो ये इतनी फ्रीक्वेंसी इसकी है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो गए, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो गए। जब एक सेकंड के अंदर इसके ज़्यादा पूर्ण तरंगे हैं, या इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले हो गए। एक सेकंड में इसमें कम है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो गए। तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है, दर बताती है, एक सेकंड में कितनी पूर्ण तरंगे वहाँ से होकर गुजरी है। तो वो हो गई फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हर्ट्ज द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके बाद है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है, काल यानी कि समय हमको समझ में आता है, तो समय जो हमको बताएगा कि कितनी देर में एक हो रहा है। दो क्रमागत संपीड़नों और क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। दो क्रमागत संपीड़न, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अगर नापेंगे हम, तो क्रमागत संपीड़न हो गए, या दो क्रमागत विरलन, यानी कि हम इसको यहाँ से यहाँ तक नाप लें, तो बात वही है, एक बिंदु से गुजरने में उनको कितनी देर लग रही है, यानी एक तरंग दैर्घ्य की जो दूरी है उसको वो कितनी देर में पार कर लेता है।
तो एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। बात वो ये, एक कंपन में एक संपीड़न और एक विलयन बनता है, तो वो दूरी कितनी देर में तय करता है वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। इसे कैपिटल टी द्वारा निरूपित किया जाता है। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड है, समय है तो समय का मात्रक सेकंड है। आवृत्ति और आवर्तकाल में परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इन्हें निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आवृत्ति और इसमें दोनों में क्या संबंध हो गया, t इज इक्वल टू 1/ν। ठीक है, एक आवर्तकाल में 1/ν इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, या न्यू बराबर हो जाएगा 1/t। तो ये आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध हो गया। तो तीसरी चीज हमने समझी तरंगों के बारे में, आवर्तकाल। एक पढ़ी हमने दूरी, दूसरी हमें बता रही है आवृत्ति जो कि दर बता रही है, तीसरा हमने पढ़ लिया उसके बारे में समय, कितने समय में किसी बिंदु से कितनी तरंगें गुजर रही है वो हमें बता रहा है आवर्तकाल। तो सब ध्वनि जो जो होती होंगी उनकी सबकी तरंगें, उनकी तरंग दैर्घ्य, उनकी आवृत्ति, उनका आवर्तकाल अलग अलग होगा। उसी तरह से हम इनको पहचान पाते हैं। इसके बाद है आयाम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को एक बार परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। किसी माध्यम से मूल स्थिति के दोनों ओर विक्षोभ तरंग का आयाम कहलाता है। तो ये कहलाता है इसका आयाम कि ये कितनी ऊपर तक जा रहा है। देखिए कुछ समझते हैं, एक जा रही है तरंग ऐसे, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। दूसरा ऐसे भी हो सकती है छोटा, या फिर इसी दूरी में इस तरह का भी हो सकता है। तो ये एक आयाम हो गया एक तरंग का, दूसरा वाला ये आयाम हो गया। यानी कि वो जो संपीड़न है, जो वेव बन रही है, वो कितनी ऊपर जा रही है, जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही नीचे जाएगी। जब हम ड्रॉ करेंगे तो उस समय हम समझ सकेंगे। तो ये जो संपीड़न है ये कितना ऊंचा जा रहा है, ये किसको बताता है, उसके आयाम को बताता है, एम्पलीट्यूड को बताता है। समझ में आ गया। तो अगर यही तरंग धैर्य अगर ये का ये रखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तरंग धैर्य हो गया, ये तरंग धैर्य हो गया। इसी में अलग अलग आयाम हो सकते हैं, कम भी हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसी से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये तीन तरह के आयाम वाली तरंगें हो गई उसी लैम्बडा में, उसी वेवलेंथ में आयाम अलग अलग हो गए। तो आयाम समझ में आ गया क्या हो गया। आयाम शब्द का उपयोग वास्तव में तरंग की आयाम का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसे ए द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और इसका मात्रक भी एसआई मात्रक भी मीटर है। तो हमने चौथी चीज समझी आयाम। आयाम क्या होगा, जितनी विक्षोभ ज़्यादा होगा उतना आयाम ऊंचा होगा या ज़्यादा होगा। उसकी वेवलेंथ, उसी वेवलेंथ में आयाम कम या ज़्यादा हो सकता है। एक फिर है स्पीड। तरंग की स्पीड कितनी है, एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग का वेग कहलाती है। एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली। आवर्तकाल इससे फर्क है। आवर्तकाल हम एक बिंदु से देखते हैं कि एक बिंदु से कितनी चली, कितनी दूरी तय कर ली, और स्पीड क्या है, एक सेकंड में उसने कितनी दूरी तय कर ली, वो उसकी चाल कहलाती है। इसे v द्वारा व्यक्त करते हैं, स्पीड को व्यक्त कर रहे हैं v से। देखिए न्यू नहीं है, ये v है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है जो कि चाल का मात्रक होगा। और तरंग के वेग, आवृत्ति, ये क्या है आवृत्ति, और तरंग दैर्घ्य में संबंध देखिए क्या है, वेग बराबर तय की गई दूरी होता है। ठीक है, तो तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, वो लैम्बडा हो जाएगी, और लिया गया समय क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। तो माना कि एक तरंग t समय में उसकी तरंग दैर्घ्य की दूरी तय करती है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन कैपिटल T। तो हम जानते हैं आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, मान क्या होता है, 1/t होता है। तो t की जगह हम लिख सकते हैं, जो 1/t है ये, तो 1/t की जगह हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा, आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। तो किसी ध्वनि की अगर चाल ज्ञात करनी है तो उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य अगर हमें पता है तो हम उसकी चाल को ज्ञात कर सकते हैं। वेग बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। जब भी सूत्र आ जाता है तो हमको तुरंत याद कर लेना होता है। बॉक्स में हम इसलिए उसको लिख देते हैं ताकि वो हमें अलग से दिखाई दे और हमें पता रहे कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। क्योंकि जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें सबसे पहले इनकी आवश्यकता पड़ेगी कि सूत्र क्या था। ध्वनि का वेग हमको ज्ञात करना है तो हमें कौन सा सूत्र काम में लेना है।
तो इसलिए हम फटाफट उसको बॉक्स में बना लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे एक न्यूमेरिकल आ ही गया। ध्वनि तरंग वायु में 330 मीटर पर सेकंड की वेग से गमन करती है, तो ध्वनि को तरंग धैर्य की गणना कीजिए। ध्वनि के तरंग धैर्य की गणना करनी है जिसकी आवृत्ति 550 हर्ट्ज है। एक कंपन में आवर्त काल की गणना भी करो। तो ये वायु में हमको इसकी स्पीड दे दी है, यानी कि v का मान दे दिया। फिर हमको तरंग धैर्य की गणना करनी है, यानी कि लैम्बडा हमको ज्ञात करना है, जिसकी आवृत्ति न्यू हमको दे रखा है। ये अलग तरह से इस तरह से हम बना सकते हैं। न्यू हमको दे रखा है 550 हर्ट्ज, हमको इसका न्यू का मान दे रखा है। तो पहले हम तरंग धैर्य की गणना कर लेते हैं, उसके बाद हम आवर्तकाल की गणना कर लेंगे। ये सिंपली जो हमको सूत्र दिए रहे हैं उसमें ही इनका मान रखना है। तो जो करने का तरीका है, सबसे पहले जो हमको प्रश्न में दे रखा होता है वो हम लिख लेते हैं। ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि का वेग और ध्वनि का तरंग धैर्य हमको ज्ञात करना है और आवर्तकाल हमको ज्ञात करना है। तो ये हमने सूत्र लिख दिया, v = न्यू इंटू लैम्बडा। तो इनका मान रख लिया, आवृत्ति कितनी है और तरंग धैर्य कितना है। तो इसका फिर हमने तरंग धैर्य से निकाल, क्योंकि हमको तरंग धैर्य ज्ञात करना है तो तरंग धैर्य आगे ले आएंगे और v/न्यू हो गया। फिर इसका मान हमने निकाल लिया, तो 0.6 मीटर इसका तरंग धैर्य निकल गया। अब हमको ज्ञात करना है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल हम जानते हैं 1/ आवृत्ति न्यू, तो 1/550। इसको हल कर लिया तो 0.001 सेकेंड इसका आवर्तकाल आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ध्वनि की विशेषताएं। ध्वनि की 3 विशेषताएं होती है जिस वजह से हम इनमें विभेद कर पाते हैं। तो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि का तारत्व, ध्वनि की गुणवत्ता। तो ये तीनों चीज़ें किस किस तरह से फ़र्क है, क्या क्या इसमें होता है, देखते हैं। प्रबलता, तो ध्वनि की प्रबलता क्या है? तो प्रबलता है प्रति सेकंड कान तक पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा की माप प्रबलता है। कितने एक सेकंड में कितनी ऊर्जा हमारे कान तक पहुंच पाती है वो बताएगी कि ध्वनि कितनी प्रबल है। यदि हमारे कान तक प्रति सेकंड अधिक ध्वनि पहुंचती है तो अधिक प्रबल ध्वनि का आभास होता है। ध्वनि की प्रबलता या मृदुलता उसके आयाम से ज्ञात कर सकते हैं। यदि ध्वनि तरंग का आयाम छोटा होगा तो ध्वनि धीमी या मृदु होगी। यदि ध्वनि तरंग का आयाम अधिक होगा, बड़ा होगा, तो ध्वनि तेज होगी। देखो ये डायग्राम से समझ सकते हैं, ये तरंग विक्षोभ के तरंग के रूप में बता रखा है। इसका आयाम कम है और इसका आयाम ज़्यादा है, और एक सेकंड में वो कितनी कम पहुंच रही है। जितनी कम पहुंचेगी उतनी वो ध्वनि होगी, मृदु होगी, और जितनी ज़्यादा, ये देखिए कितने सारे वेव बन रहे हैं, समय इतना का उतना ही लग रहा है, एक जैसी समय बना हुआ है, तो ये ज़्यादा आयाम वाली पहुंच रही है, तो ये हो गई प्रबल ध्वनि। ठीक है, हम इसके आयाम से इनकी प्रबलता को माप सकते हैं। ये देखिए समय उतना को 1 2 3 इनमें संपीड़न हो रहे हैं, इसमें भी 3 संपीड़न ही हो रहे हैं, है ना। और लेकिन इसका आयाम कम है और इसका आयाम ज़्यादा है। जब आयाम कम है तो ध्वनि कैसी हो गई, मृदु, सॉफ्ट हो गई, और जब इसका आयाम ज़्यादा है तो इसकी ध्वनि हो गई प्रबल, यानी कि कर्कश तो नहीं, शोर जैसी ध्वनि उसको लगेगी। तो ये है प्रबलता। तो ध्वनि का आयाम ध्वनि तरंग के स्रोत से उत्पन्न कंपन के आयाम के बराबर होता है। जितना कंपन ध्वनि का स्रोत कर रहा है वही उतना आयाम उसका बनेगा। इसलिए ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंग उत्पन्न करने वाले स्रोत के कंपन के आयाम पर निर्भर कर रही है। तो कंपन कौन कर रहा है, ध्वनि स्रोत से हो रहा है, तो जो आयाम बनेगा वो आयाम कौन निर्धारित कर रहा है, जहाँ से वो ध्वनि पैदा हो रही है वो ही निर्धारित करेगा कंपन का आयाम कितना होगा। एक ध्वनि तरंग अपने स्रोत से फैलती है और जैसे जैसे ये अपने स्रोत से दूर फैलती जाती है इसका आयाम भी कम होता जाता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल से नापा जाता है। यह हमारे कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। किसी के कानों को कोई ध्वनि सही लगती है, किसी के कानों को वो ध्वनि शोर लगती है। जैसे कि बड़े बूढ़ों को वही ध्वनि शोर लगती है और हमें बहुत आनंद आता है। तो ये हमारे कानों की संवेदनशीलता पे भी निर्भर करता है कि हम कितने आयाम की तरंगों को मृदु मानते हैं और कितने आयाम की तरंगों को हम शोर मानते हैं। ठीक है, इसके बाद है ध्वनि की अगली विशेषता है तीव्रता।
तीव्रता क्या है? किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता एक ही बात नहीं है, ठीक है। कितनी देर से प्रबलता क्या थी? प्रबलता तो उसके आयाम से हम जान रहे थे, और तीव्रता क्या है? वो 1 सेकंड में कितनी गुजर रही है, वो उसकी तीव्रता है, इंटेंसिटी है। ध्वनि की प्रबलता कान का ध्वनि के प्रति अनुक्रिया है। कोई ध्वनि कितनी प्रबल है, ये किस बात पर निर्भर करता है? हमारे कान के ऊपर निर्भर करता है। हम किस ध्वनि को कितना अच्छा मानते हैं, मृदु मानते हैं और शोर नहीं मानते, ये सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी को सेम आयाम वाली ध्वनि, सेम प्रबलता वाली ध्वनि कर्कश लगेगी और किसी को सॉफ्ट लगेगी। तो प्रबलता क्या है? किसका मापन है? हमारे कानों की अनुक्रिया, हमारी कान किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं किसी ध्वनि के ऊपर, ये बताता है ध्वनि की प्रबलता को। दो समान तीव्रता वाली ध्वनियों में से एक तीव्र और दूसरी मृदु सुनाई दे सकती है, क्योंकि हमारे कान इनको अच्छी तरह से डिटेक्ट करते हैं। हमारे कान अच्छी तरह से ताड़ जाते हैं कि भाई ये ध्वनि मेरे को अच्छी लग रही है और मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा हम अक्सर देखते हैं। कई हमारे साथ में हमको समझ में आता है, कई ध्वनियाँ हमें पसंद आती है और कई पसंद नहीं आती। इसकी एसआई यूनिट कितनी है? वॉट प्रति मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक है। किसका? इसकी तीव्रता का, ध्वनि की तीव्रता का, ठीक है। अगली विशेषता है तारत्व, पिच। किस पिच के ऊपर ध्वनि आ रही है? तो जो संगीत जानते हैं, संगीत गाना अच्छा गाते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि तारत्व क्या चीज़ होती है, किस पिच के ऊपर गाना गाया जा रहा है, हाई पिच, लो पिच, इस तरह की बातें करते हुए अक्सर हम संगीत सुनने वालों को देख सकते हैं। तो पिच क्या चीज़ है, तारत्व क्या है? यह ध्वनि की वह विशेषता है जिसके द्वारा हम समान प्रबलता वाली विभिन्न ध्वनियों में भेद कर सकते हैं। प्रबलता सबकी सेम, आयाम, प्रबलता को हम किससे माप रहे हैं? आयाम कितना है। तो एक ही आयाम अगर है फिर भी वो उसमें भेद हो जाता है, उसको हम माप लेते हैं उसके तारत्व के कारण कि ये आवाज़ में फ़र्क है। इसी विशेषता के कारण हम पुरुष की आवाज़ व महिला की आवाज़ में अंतर कर पाते हैं। तो ध्वनि का तारत्व कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति कितनी है, किसी बिंदु से वो कितनी आवृत्तियाँ गुजर रही है, कितनी वेव वहाँ से गुजर रही है, ये निर्भर करता है। आयाम दोनों के बराबर हैं, लेकिन फ़र्क कौन हो गया? आवृत्ति में फ़र्क हो गया, तो उसके तारत्व में फ़र्क हो जाता है। ये देखिए, निम्न तारत्व की ध्वनि, आयाम दोनों का बराबर है, इसका भी आयाम और इसका आयाम बराबर है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो ये निम्न तारत्व की ध्वनि हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, ये एक बिंदु से ज़्यादा गुजर रही है तो इसका तारत्व ज़्यादा हो गया। उच्च तारत्व की ध्वनि ये हो गई हाई पिच, और ये लो पिच की ध्वनि हो गई। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व भी अधिक होता है और कम तारत्व की ध्वनि का आवृत्ति भी कम होती है। इसके बाद है, और इसको समझते हैं तारत्व क्या है। हम कह सकते हैं कि ध्वनि का कंपन जितना तेज होगा उसकी आवृत्ति ऊंची होगी और उसका तारत्व भी ऊंचा होगा। जल्दी जल्दी कंपन होगा तो तारत्व भी बढ़ जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार ऊंचे तारत्व वाली ध्वनि में इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों और विलनों की संख्या भी अधिक होगी। कम आवृत्ति में कम तारत्व वाली ध्वनि और अधिक आवृत्ति वाली में अधिक तारत्व होता है। विभिन्न आकार तथा आकृति की वस्तुओं के कंपन की विभिन्न आवृत्ति के होते हैं और विभिन्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या है? विभिन्न आकार और आवृत्ति की वस्तुओं के कंपन भी विभिन्न होते हैं। अलग अलग वस्तुएं हैं तो उनके आवृत्ति अलग हो जाएगी, आकार अलग हो जाएगा। जैसे ढोलक है तो ढोलक बजा रहे हैं तो अलग अलग आकार की होगी अगर ढोलक, तो उनके आवृत्ति अलग अलग होगी और उनके द्वारा जो कंपन उत्पन्न होंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो क्या होगा? उनका तारत्व भी फर्क हो जाएगा। फिर है, जैसे जब ऑर्केस्ट्रा में वायलिन और बांसुरी एक साथ बजते हैं तो दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम वायु में चलती हुई हमारे कानों तक एक साथ ही पहुँचती है। दोनों ध्वनि स्रोतों से ध्वनियाँ एक ही चाल से पहुँचती है, किंतु हमारे द्वारा ग्रहण की गई ध्वनियों में भिन्नता पाई जाती है, जिसका कारण होता है ध्वनि का तारत्व। दो बांसुरी भी बज रही है और गिटार भी बज रही है, वायलिन भी बज रही है, तो सब अलग अलग तरह। ऑर्केस्ट्रा में होता ही यही है कि अलग अलग
अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते हैं तो वो एक ही समय से बजना शुरू करते हैं तो उनकी स्पीड भी एक जैसी होती है, लेकिन उनके आयाम में फ़र्क होता है, उनकी आवृत्ति में फ़र्क होता है, तो हम उनको पहचान भी कर लेते हैं कि ये गिटार की ध्वनि है, ये वायलिन की ध्वनि है, ये बांसुरी की ध्वनि है। उनके आयाम में, उनकी आवृत्ति में फ़र्क होता है तो हम जान पाते हैं, तो उनके तारतम्य में भी फ़र्क हो जाता है। इसके बाद है गुणवत्ता। गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता ध्वनि का वह अभिलक्षण होता है जो हमें समान तारत्व और प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर प्रदान करता है, अंतर देने में सहायता करता है। अगर किसी ध्वनि की प्रबलता और तारत्व दोनों समान है, यानी कि तारत्व का मतलब हो गया उनका आयाम समान है, प्रबलता का मतलब हो गया कि आवृत्ति समान है। प्रबलता किसको व्यक्त कर रही है? तारत्व। प्रबलता किसको व्यक्त कर रही है? उसकी आवृत्ति को व्यक्त कर रही है। और तारत्व क्या कर रहा है? उसके आयाम को व्यक्त कर रहा है। अगर आयाम और आवृत्ति समान है तो भी फ़र्क कर लेते हैं ध्वनि में, तो किस वजह से कर लेते हैं? गुणवत्ता की वजह से। देखिए किस तरह से एकल आवृत्ति की ध्वनि टोन कहलाती है और अनेक आवृत्तियों से मिलकर ध्वनि स्वर कहलाती है और सुनने में सुखद लगती है। तो ध्वनि का जो गुण है, ध्वनि की गुणता क्या चीज़ है? जो कि एक ही आवृत्ति और एक ही आयाम की ध्वनियों में विभेद करने में हमें मदद करे, तो वो कहलाता है ध्वनि का गुण कहलाता है। और शोर कानों को अच्छा नहीं लगता, जबकि संगीत सुनने में कान सुख और आनंद महसूस करते हैं। तो ये ध्वनि के बारे में भिन्न भिन्न बातें हमने समझी है कि ध्वनि किस किस तरह की होती है जब हमें अच्छी लगती है, किस कारण से वो अच्छी लगती है और किस कारण से वो हमें शोर महसूस होती है। तो उनके लिए कुछ शब्द हैं जो कि नए नए शब्द हैं, हमने समझ लिए। तरंग दैर्घ्य है, आयाम है, आवृत्ति है, ये नए शब्द हैं। तो इनको आप इनके मतलब को समझिए कि तरंग दैर्घ्य मतलब क्या है, आवृत्ति क्या है, आयाम क्या है। मैं खुद इस शब्दों का रिपीटेशन कर रही हूँ जिससे कि बार बार आपके कानों में पड़े और आपको ये याद हो जाए कि ये नए शब्द हैं जो कि हमें याद करने हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जो हम करते हैं। किसी तरंग ध्वनि की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम से क्या अभिप्राय है, इसको समझो। तो देखो प्रश्न भी वही लेके आते हैं जो नए शब्द हैं, क्योंकि बार बार पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा इन्हें बार बार याद करने का। तो इनकी परिभाषा जो हमने पिछले अभी समझी है, एक बार और इसको देख लेते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या है? दो क्रमागत संपीड़नों और विरलनों के मध्य की दूरी लैम्ब्डा कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसको लैम्ब्डा से निरूपित करते हैं। आवृत्ति क्या है? ध्वनि तरंग संचरण में इकाई समय में पूरे किए गए दोलनों की संख्या है। इकाई समय में कितनी बार वो दोलन कंप्लीट होते हैं, ये क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। इसे ग्रीक अक्षर न्यू से निरूपित करते हैं। फिर है आवर्तकाल। ध्वनि तरंग संचरण के एक संपूर्ण दोलन में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। वो संपूर्ण एक संपीड़न और एक विरलन कंप्लीट होने में कितनी देर लगती है वो कहलाता है आवर्तकाल। इसे कैपिटल टी से निरूपित करते हैं। और आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, T = 1/ν। तो ये इसका सूत्र है जो हमें याद रखना है। फिर है आयाम। आयाम क्या है? किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ तरंग का आयाम कहलाता है। चित्र बनाकर हम ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं कि ये आयाम क्या है, ये कितना ऊपर जा रहा है वो कहलाएगा इसका आयाम। ये क्या है? आयाम कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का संबंध अभी हमने पढ़ा था, और वेग के साथ तरंग वेग = आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। तो v = λ/ν। तो ये सूत्र हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस तरंग की तरंग दैर्घ्य की गणना करें। तो ये आवृत्ति आ गई, यानी कि हमारे पास न्यू का मान आ गया, वेग आ गया, ये हमारे पास वी का मान आ गया। हमको तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्ब्डा की गणना करनी है। तो ये जो अभी हमने सूत्र पढ़ा है उसके द्वारा हम इसकी गणना कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, प्रश्न में हमें क्या दे रखा है?
आवृत्ति और हमें वेग का मान दे रखा है, ध्वनि का वेग, सूत्र लिखेंगे और मान रखेंगे और हल कर लेंगे तो हमें तरंग दैर्ध्य का मान मिल जाएगा जो कि 2 मीटर आया। ठीक है। अगला सवाल है, किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा। यानी कि हमको किसको जानना है, हमको कैपिटल टी को जानना है। समय अंतराल हमसे पूछा है 2 क्रमागत संपीड़नों में कितनी देर लगेगी। हमको क्या दे रखा है, आवृत्ति का मान दे रखा है, न्यू का मान दे रखा है। तो ये संबंध हम जानते हैं, न्यू का और समय अंतराल का संबंध क्या है। तो हम पहले लिख लेंगे प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है न्यू बराबर 500 हर्ट्ज। तो 2 क्रमागत संपीड़नों के पहुंचने में लगा समय आवर्तकाल के बराबर होता है, यानी t इज इक्वल टू 1/न्यू। मान रख लेंगे तो ये निकल जाएगा 0.002 सेकेंड में वो एक संपीड़न और एक विलयन कंप्लीट होता है, या 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी है। तो ये हम ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। तो ये हम कर लेते हैं, देखो टेबल बना के इस अंतर को समझ लेते हैं। प्रबलता और तीव्रता क्या फ़र्क है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों में उत्पन्न संवेदन की माप है, कानों में संवेदन जो उत्पन्न हो रहा है। और तीव्रता क्या है, तीव्रता प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की माप है। यानी कि प्रबलता हमें बता रहा है हमारे कान जो ग्राही हैं उनके बारे में बताता है, और तीव्रता बताते हैं ध्वनि का गुण है, ध्वनि कितनी गुजर रही है प्रति एकांक क्षेत्रफल से, कुछ इकाई क्षेत्रफल से वो कितनी देर में गुजर रही है वो बताता है, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी तीव्रता को बताता है। उनको इसको यथार्थता से नहीं नापा जा सकता क्योंकि यह एक संवेदन है जो केवल सुना जा सकता है। इसको हम माप नहीं सकते, प्रबलता को माप नहीं सकते। क्यों नहीं माप सकते, क्योंकि सभी के कान, जो सभी ग्राही कान ही हैं, तो कान की सबकी अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी संवेदनता है, सेंसिटिविटी सब कानों की अलग अलग होती है। तो इसलिए इसको मापा नहीं जा सकता, जबकि यह अन्य भौतिक राशियों की भांति मापी जा सकती है। इसकी मापन इकाई डेसिबल होती है। प्रबलता की मापन इकाई कितने डेसिबल तक का कोई कान सुन सकता है, या कितनी प्रबल ध्वनि तक उसको प्रिय लग सकती है और कितनी अप्रिय लगेगी, तो उसको नाप सकते हैं डेसिबल में। और इसकी मापन इकाई वॉट प्रति मीटर स्क्वायर होती है, तो WM-2 ये इसकी इकाई होती है। फिर प्रबलता कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है, जो व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होती है, जबकि यह कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करती है, अतः व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न नहीं होती है। तो ये प्रबलता और तीव्रता में फ़र्क हो गया। तो इस तरह से हमने तरंगों के गुण और उनके अभिलक्षण, उनकी विशेषताओं को समझा, नए शब्दों को समझा। अगेन आई रिपीट कि इनकी नई जो शब्दावली है, नए नए टर्म्स जो तरंग को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किए गए हैं, उन टर्म्स पे विशेष ध्यान दें और उसको बार बार सुने, समझें। और नोट्स तो आपको बनानी ही है, कॉपी के अंदर नोट्स बनाइए और अलग अलग जो शब्द है उनको अंडरलाइन करके लिखिए और उनको याद भी करिए। तो अगले वीडियो के अंदर हम समझेंगे ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है और उसके क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं। इस तरह से हम ध्वनि की विभिन्न जानकारियों को समझते जाएंगे। थैंक यू।